इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और हम उन मल्टीपल फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन। कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हम लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट भी यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मौजूद होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें मौजूद नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मौजूद होगा। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेचर का। कि नेचर की अगर हम बात करें कि फैक्टर्स, वो ये मतलब नेचर से क्या मुराद है, या रिएक्टेंट्स की नेचर को लेकर फैक्ट किस तरह अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को। कि रिएक्टेंट्स की नेचर जो है वो फैक्टर्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी की सूरत में। हम दोबारा भी यहाँ देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगेन वही डायग्राम बनाऊँ दोबारा कि एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास जाती है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और इनके दरमियान में एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो रिएक्टेंट्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, वो रिएक्टेंट्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, वो ज़्यादा जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। और वो रिएक्टेंट्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, वो देर से कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है। आसान सी चीज़ है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, उतने कम कोलेजन्स चाहिए होंगे, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्ट में चीज़ तब्दील हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा कोलेजन्स चाहिए होंगे, और जितने ज़्यादा कोलेजन्स चाहिए होंगे उतना टाइम लगेगा, और उतनी देर में क्या होंगे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो रहे होंगे। एग्जाम्पल बुक के अंदर जो है वो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आसान सी, कार्बन मोनोऑक्साइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की। कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, लिहाजा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो जल्दी तब्दील हो जाएगा, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये चीज़ आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में, कि वो डिपेंड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, वो डिपेंड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जीज़ के ऊपर। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टेम्परेचर का। कि टेम्परेचर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। आसान सी चीज़ है, एक रूल ऑफ थंब पहले याद रखें, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझा देता हूँ। कि एट एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, एट एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। ये पेपर के अंदर पूछा गया। एक रूल ऑफ थंब हम इसे कह सकते हैं कि जब भी हम 10 केल्विन राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है। अब डबल किस तरीके से हो जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये फिनोमेना क्या होता है। तो आसान सी चीज़ है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो लिहाजा जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो कोलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो रिएक्टेंट जल्दी से किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो एक रिलेशन किस तरीके से बनाया हमने कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो काइनेटिक टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, और वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो साथ में क्या इंक्रीज़ हुए, कोलिजन। कोलिजन्स की मदद से क्या हुआ, मॉलिक्यूल रिएक्टर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद जो चौथा फैक्टर आता है वो आता है कैटलिस्ट का। कि किस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो कैटलिस्ट हमारे पास डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हम पढ़ते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को
इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट आर दोज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। आसान सी एग्जांपल है पॉजिटिव कैटलिस्ट की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की हम एग्जांपल लेते हैं H2O2, और H2O2 जो है वो कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर और साथ में ऑक्सीजन के अंदर। तो H2O2 जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन में, तो मैग्नीज़ ऑक्साइड या मैग्नीज़ डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि वो जल्दी से क्या करेगा, इस H2O2 को तोड़ देगा वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर मैग्नीज़ डाइऑक्साइड जो है वो एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है, वो एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये मैग्नीज़ डाइऑक्साइड काम किस तरीके से करता है या पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो एक टर्म है, एक लाइन को याद रखें कि ये ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। ये लाइन पेपर के अंदर पूछी गई है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट काम करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ देता है। ऑल्टरनेट पाथ कैसे देता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। ये किसको कम करता है, दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम कर रहा होगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन, और इस ऑल्टरनेट पाथ में वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट के बाद जाहिर सी बात है जो दूसरा टाइप ऑफ कैटलिस्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट जो हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ा उसी के उलट जो है या अपोजिट जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज़ कर रहे होंगे। एग्जांपल हम वही लेते हैं H2O2 की। H2O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा या टूट जाएगा वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो H2O2 जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो टूट रहा है। अब इस नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, इनहिबिटर्स भी कह रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है जो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है वो काम करता है ग्लाइसरीन। कौन काम करता है, ग्लाइसरीन। ये पेपर के अंदर पूछा गया है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट MnO2 होता है इन H2O2 और नेगेटिव कैटलिस्ट ग्लाइसरीन होता है इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो दो तरह के कैटलिस्ट हमने पढ़े, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। इसके अलावा भी एक और कैटलिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहेंगे हम उसको, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, एक आसान सी एग्जांपल से हम यह समझते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट A है प्लस B वो कन्वर्ट होता है C में प्लस D में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जब A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं C और D, तो इस प्रोडक्ट C और D बनाने में क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ख़ुद कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है। जो एक प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे C जो है वो ख़ुद एक कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है। तो हम इस C कैटलिस्ट को क्या बोल सकते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। लिहाजा ये रिएक्शंस जो होते हैं वो इनिशियली स्लो होते हैं। इनिशियली क्या होते हैं, ये रिएक्शंस स्लो होते हैं क्योंकि कैटलिस्ट कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे C की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिएक्शंस फास्ट होते चले जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। इसे हम क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। इसके अलावा एक और टाइप्स होती है कैटलिस्ट की, चौथी टाइप जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। एंजाइम्स का पूरा एक चैप्टर नंबर 3 है मेरा ख्याल है। तो ये आप वहाँ डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं पूरा एंजाइम्स का चैप्टर, एंजाइम्स और बायो कैटलिस्ट। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो कौन काम करते हैं, एंजाइम्स। लिहाजा हमने 4 टाइप्स पढ़ी है कैटलिस्ट की। एक टाइप है जिसमें हमने पढ़ा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक हमने पढ़ा नेगेटिव कैटलिस्ट, एक हमने पढ़ा ऑटो कैटलिस्ट और चौथे हमने पढ़े एंजाइम्स।